स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष विषय के साथ हैं आपके साथ, और साथ ही हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट। विषय हमारा है बदलते मौसम में खान पान क्या रखें, यानी जब मौसम बदल रहा है तो हमें कैसे देखभाल अपनी करनी है और क्या बदलाव करना है अपने खान पान में जिससे हम स्वस्थ रहें। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी विशेष गेस्ट डॉक्टर अपर्णा मतिवनन। आप एक डाइटिशियन हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। लेडी इरविन दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में डिग्री ली है और साथ ही साथ कई सालों से आप इस क्षेत्र में यानी फूड डाइट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, लोगों को एडवाइस दे रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अपर्णा हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। आज हम डॉक्टर अपर्णा से बात करेंगे कि हर मौसम में क्या उचित खान पान हमें होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। शुरुआत यहाँ से करते हैं डॉक्टर अपर्णा कि अभी जैसा मौसम है, थोड़ा ठंड थोड़ा गर्मी, सर्द गर्म का एक मिश्रण चल रहा है। सुबह और शाम ठंड होती है, दिन में गर्मी है। तो क्या हमें अपने खान पान में भी कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे कि हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ रह सकें? तो इस बदलते मौसम के बारे में कुछ बताइए। सो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए काफी डिफरेंट होता है विद एवरी वेदर। सो जैसे अभी काफी वेदर चेंज हो गया, एकदम ठंड से ऑलमोस्ट गर्मी पहुंच ही चुके हैं। सो लाइक जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, हमारा पर्सन का इम्यूनिटी भी चेंज होता रहता है, राइट। सो हम बीमार जल्दी पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है, पक्का है कि हमें बीमार पड़ना ही पड़ना है। सो जैसे इम्यूनिटी हमारे मतलब खेल पे आ जाता है कि इम्यून स्ट्रांग नहीं है तुम्हारा, उस वेदर तक काफी कोप अप करते हैं हम। जैसे जैसे वेदर चेंज होने लग जाता है, इम्यून भी खराब होने लग जाता है। तो उसको कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, हमें ये जरूरी ध्यान रखना है कि खाना हम ढंग से खा रहे हो। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है, हम क्या सोचते हैं कि चलो अब गर्मी आ गई, एकदम से हम इस वाले खाने में आ जाते हैं। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके हमें चेंज करना होता है जैसे जैसे वेदर भी चेंज हो रहा है हमारे साथ। तो जैसे मान लो विटामिन सी हो गया। विटामिन सी काफी अच्छा होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। विटामिन सी जैसे हमारे कीवी हो गया, ऑरेंजेस, अभी जैसे सीजन में ऑरेंज है, पपाया हो गया। तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जितना आप इंक्लूड कर सकते हो उतना अच्छा है। सो विटामिन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर कोशिश करिएगा कि वो आपके डाइट में रहे, एंड इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी ऑल्सो। और हमें ये कोशिश करना है कि लिक्विड का इंटेक अच्छा हो। अब जैसे ठंड था तो हम पानी तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि पानी नाम का कुछ चीज भी है। जब तक प्यास नहीं लगता तब तक नहीं पी रहे थे हम लोग। सो जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो वी हैव टू एंश्योर कि पानी का इंटेक भी अच्छा हो। अब वो कोई भी फॉर्म में हो, जैसे आपने फ्रूट जूसेस के फॉर्म में ले लिया, अब कोशिश ये भी करना है कि वो फ्रूट जूस जो है वो फ्रेश है, ना कि वो पैक्ड वन। सो वी हैव टू एंश्योर कि वो फ्रेश फ्रूट जूसेस हो या वेजिटेबल हो। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि जैसे अभी आंवला और बीटरूट का सीजन था, तो मैं तो रोज एक ग्लास जरूर पीती थी उसको। तो मैं सबको यही कहूंगी, जब तक सीजन में है यू शुड ऑलवेज इंक्लूड देम इन योर डाइट। पानी का इंटेक एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तो रखना ही रखना है, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश का मौसम क्यों ना हो। जैसे अभी मेथी का सीजन था, बथुआ वगैरह था, साग वगैरह था हमारे डाइट में। सो अभी जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हट जाएंगे, अब समर वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आने लग जाएंगे। सो कोशिश हमें ये करना है कि हमेशा कोई भी वेदर हो, हमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। मतलब क्रक्स ये है कि जो सीजन में जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, उनको जितना रॉ फॉर्म में खाएं उतना बेहतर, उतना अच्छा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लाइक उस सीजन में क्यों हमें वो चीजें मिल रहा है। पर्टिकुलर सीजन में जैसे साग वगैरह सिर्फ हमें ठंड के टाइम पे ही मिलता है, तो मतलब वो उसका न्यूट्रिशन उसी ठंड में लेना ही अच्छी बात है। मिलेगा भी तो वो एकदम पैक्ड फूड होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ईटिंग इट। सो हमेशा फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि पैक्ड फूड मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी। तो आजकल हमने देखा है बच्चों का बड़ा ये एक फैशन सा है कि वो पैक्ड फूड या जंक फूड की तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं। तो कैसे उनको ये करा जाए कि वो फ्रेश फूड लें, या किस तरह से उनको इनिशिएट किया जाए कि वो हेल्दी डाइट लें? बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो उनको फैंसी चीजें बहुत पसंद आता है, राइट। सो ये सारे मम्मा पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कितने फैंसी तरीके से डाइट में इंक्लूड करके दे रहे हैं। अब बहुत बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद आता, तो अब वो मम्मी पे डिपेंड करेगा या पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे खाना बना के दे रहे हैं उनको। सो कोई जैसे ब्लेंड करके दे दिया उनको, किसी टिक्की के फॉर्म में दे दिया। अब जैसे बीटरूट वगैरह आप बच्चों को बोलो वो खाओ, ये अच्छा है, नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा, है ना। जब तक उनको उसके बेनिफिट के बारे में समझा के भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि समझने का एज भी नहीं है। जैसे बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत पसंद आता है, तो वैसे उन फॉर्म्स में आप दे सकते हो और इंक्लूड भी हो जाएगा, आपका सीजनल का सीजनल भी हो जाएगा और थोड़ा फैंसी खाना भी हो जाएगा बच्चों के लिए। प्लस
पैक्ड फूड इसलिए भी मना करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जैसे हमें पता ही नहीं है कि प्रिजर्वेटिव कितना एडेड होता है। तो जैसे मैंने बोला कि फ्रेश चीजें जितना इंक्लूड करेंगे विद द एज, राइट, वो सही एज है। एक बच्चों का एज जैसे ग्रोइंग एज होता है, काफी अच्छा होता है फॉर जितना चीजें हम नेचुरली ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, जितना अवॉइड करेंगे कि फ्राइड चीजें, पैक्ड चीजें से दूर रहें, उतना उनके मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि हाउ दे आर गाइडिंग देम। एंड चीजें जब भी ले रहे हैं तो थोड़ा पढ़ के लें, मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ें कि कितना उसमें एनर्जी दे रहा है, कितना उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी चीजें खाने का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि हाउ पेरेंट्स आर अवेयर एंड वो कितना अच्छा आपके बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने बीच में बात करी कि गर्मियों में ज्यादा जो है फ्रूट्स जूसेस फॉर्म में, पानी का इंटेक तो आपने कहा थ्रू आउट ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि किस तरह से क्या बदलाव करें अपने? देखो समर में क्या होता है, काफी डिहाइड्रेशन होने लग जाता है और हीट स्ट्रोक तो बहुत हाई पीक में जा रहा होता है, राइट। एंड हेडेक्स होता है, नोजिया होता है, मतलब बाहर जाओगे तो है आपको सर दर्द होना ही होना है क्योंकि बॉडी का डिहाइड्रेशन लेवल भी, मतलब पानी का इंटेक अगर नहीं रखा अपने अच्छे से, स्वेटिंग से काफी वाटर लॉस होने लग जाता है। एंड देयर आर वेरियस फैक्टर जो समर में आपको ऑलरेडी बहुत लेजीपन आने लग जाता है, राइट, और डेज भी काफी बड़ा, मतलब काफी लंबे समय का चलता है, राइट। सो हमें उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अब सूप्स तो फॉर श्योर हम समर्स में नहीं ले सकते, अब फ्रूट जूसेस के फॉर्म में या फ्रूट वेजिटेबल फ्रेश जूस के फॉर्म में आप ले सकते हैं, उसे इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट पे। तो एट द एंड घूम फिर के बाद वही आ जाता है कि फ्रेश कितना ले रहे हो आप या रॉ कितना ले रहे हो। एंड समर्स में हम जैसे कुछ कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हो, जैसे कैफीन हो गया। अब वाटर इनटेक के नाम पे कैफीन इंटेक करके मैं नहीं बोल सकती कि हाँ आई हैड माई 1 लीटर ऑफ वाटर इंक्लूडिंग दैट कैफीन। टी कॉफी अवॉइड करना चाहिए, जितना अच्छा है कि टी कॉफी अवॉइड कर लो क्योंकि वो डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कैफीन, राइट। पैक्ड फ्रूट जूसेस ना लें, जैसे हम बाहर जाते हैं चलो एक फ्रूटी ले लिया, इससे अच्छा मैं प्रेफर करवाऊंगी कि आप एक संतरे का एक जूस बनवा के ले लिया तो फ्रेश जूस भी हो जाएगा आपका, बट बिना नमक के, नॉर्मल ऐसी लें आप। और लोग समर के टाइम पे क्या करते हैं, क्रैश डाइट पे आने लग जाते हैं क्योंकि दे वांट टू शो देयर समर बॉडी, राइट। सो क्रैश डाइट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे स्वेटर्स वगैरह उतार के फिर लगता है कि नहीं अब तो मैं बहुत मोटी हो रखी हूँ या मतलब मेरे को अपने आप को कम करना है। सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। मैंने मुझे अभी एक्चुअली यही पूछना था आपसे कि सर्दियां भी निकली हैं और सर्दियों में जनरली ये एक नॉर्म है कि ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि बॉडी को हीट भी चाहिए और फिर ये होता भी है, खाया भी जाता है अपने एक चीज़ें भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं तो ये होता है कि अभी खा लेते हैं। स्वेटर्स पहने क्या दिख रहा है, आपने ये बोला कि जैसी गर्मी आती है तो दिखने लगता है कि बॉडी पे वेट पुट ऑन हो गया। एक तो ये मेरा क्वेश्चन था कि सर्दियों में हैवी डाइट जैसे हमने ली है क्या वो सही है लेना? सेकेंडली कि क्या आपके हिसाब से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइट्रिशियन क्या सही डाइट होनी चाहिए विंटर्स की? और उसके बाद बात करूंगी वही जो आपने कहा वेट लॉस की। हाँ, सो विंटर में क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू समर्स, राइट। सो हमें बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए अब जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो डाइजेशन भी हमारा इतना बढ़िया नहीं रहता एज कम्पेयर टू समर्स, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि विंटर के टाइम पे बीमार भी जल्दी होने लग जाते हैं, सो विटामिन सी रिच फूड्स हमको इंक्लूड करना चाहिए। सो जैसे चेंजिंग वेदर के लिए मैंने जैसे बात किया था वैसे ही सेम आपको, जैसे हम समर से थोड़ा सा मतलब ऑटम से हम थोड़ा विंटर की तरफ आने लग जाते हैं तो अगेन वी हैव टू एंश्योर हमारा इम्यून कितना स्ट्रांग है। सो सारा खेल आपकी इम्यून पे ही है, आप कितने अच्छा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा हुआ है, आप ढंग से खा रहे थे पूरे अपने सीजन्स में या नहीं। सो अगर नहीं खा रहे थे फॉर श्योर जैसे वेदर चेंज होगा आप बीमार पड़ने लग जाओगे। एंड दैट इज वेरी ट्रू कि आजकल के जनरेशन में कोई इतना खाने का नहीं इंपॉर्टेंस देता क्योंकि उनको लगता है कि जो आया खाया और नहीं मिल रहा तो छोड़ो कोई बात नहीं बाहर से खा लेंगे हम। सो वो नहीं होना चाहिए। तो इम्यून को बूस्ट करने के लिए और कफ कोल्ड से बचाने के लिए फॉर वी हैव टू एंश्योर कि विटामिन सी रिच फूड हो हमारे डाइट में। और एक्सरसाइज, सो दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज, आप जैसे ठंड होता है बाहर तो कोई निकलता ही नहीं है, बिल्कुल बाहर जाने का नाम नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करना और एक्टिविटी बिल्कुल ही और जीरो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, बिना एक्टिविटी के और स्लो हो जाता है, राइट। सो वी हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्सरसाइज हो ताकि थोड़ा मेंटली बंदा रिलैक्स भी रहे और थोड़ा सनलाइट का भी एक्सपोजर हो जाता है।
और विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विंटर्स में इतना सन नहीं मिल पाता हमको, एक्सपोजर नहीं मिल पाता, बट वी हैव टू एंश्योर कि एवरी डे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप धूप के सामने खड़े रहें, या वॉक कर लिया आपने, कुछ एक्सरसाइज कर लिया या योगा कर लिया, सो दैट यू कैन डू ऑन अ विंटर सीजन। सो ये थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो काफी लॉन्ग रन में आपको हेल्प करता है। एंड हाइड्रेशन, अगेन हाइड्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेदर वो आप ठंड है, गर्मी है या बारिश का मौसम है, यू हैव टू एंश्योर दैट आप 2 लीटर पानी आपका है, वो सूप्स के फॉर्म में हो या आपके जूसेस के फॉर्म में हो, सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर टेकिंग इट। तो ये जो आपने बताया, एक तो आपने बताया विटामिन सी एंड विटामिन डी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। तो अगर खाने के माध्यम से कोई नहीं ले पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं खा पाता है, तो क्या ये जो अवेलेबल है मार्केट में दवाइयाँ होती हैं, जो पिल्स होती हैं, ये विटामिन की, वो गोलियां ली जा सकती हैं? क्या वो हेल्प करती हैं? देखो, सप्लीमेंट्स के लिए मैं कभी सजेस्ट तो नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर टू रेकमेंड सप्लीमेंट्स, बट हाँ, जैसे किसी का बिल्कुल ही डेफिसिट हो रखे होते हैं, देन डेफिनेटली डॉक्टर्स खुद ही बोल देते हैं कि हाँ, यू शुड बी टेकिंग इट थ्रू मेडिकल एडवाइस होती है। हाँ, थ्रू मेडिकल एडवाइस। विटामिन डी, देखो सन इतना बड़ा हमारे पास है प्लैनेट, उससे लेना चाहिए, उसका आपको टैबलेट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ, किसी किसी का काफी लो होता है, दैट दे हैव टू एक्चुअली start taking supplements, and then जैसे उनका रेंज नॉर्मल हो जाता है, then they can stop. So विटामिन डी नॉट ओनली, जैसे सन तो है हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स, बट जैसे एग हो गया, एग योक हो गया, मशरूम्स हो गए, ये सारी चीजें भी, जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, सैल्मन फिश वगैरह हो गए, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि कई लोग होते हैं जिसे बोलते हैं कि अच्छा आप 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो अब तो बॉडी में डेफिसिट होगा ही, उतना खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए अपने से। तो इसका मतलब आपके हिसाब से अपने से सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान भी हो सकता है? नुकसान, हाँ, ओवर सप्लीमेंट से फॉर श्योर हो सकता है, क्योंकि हर बॉडी रेंज, मतलब हर विटामिन और मिनरल्स का एक रेंज होता है, यू शुड बी फॉलोइंग विद इन दैट। ओवरबोर्डेड भी अच्छा नहीं होता और कम भी अच्छा नहीं होता, विद इन द रेंज सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसलिए खुद से ना करें। अगर लग रहा है आपको विटामिन डी कमी है या विटामिन सी की कमी है, देन डेफिनेटली इट इज मतलब रेकमेंडेड दैट आप डॉक्टर से कंसल्ट लें, डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं, और फिर डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब जैसा बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ओवरवेट होते हैं, खासतौर पे अभी लुक्स की अगर हम बात करें, तो ये होता है कि जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये होता है कि कपड़े पहनना, और ये तो ओवरवेट जैसे हो गए, तो उसमें कुछ टिप्स देना चाहेंगे खाने से रिलेटेड या फिटनेस रिजीम से रिलेटेड, जो आप बताना चाहें कि वो फॉलो करें और अपने आप को फिट रख सकें? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें मेन चीजें, अब जैसे आपने समर की बात करी, लोगों को मतलब दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे, क्योंकि स्वेटर्स तो उतर गया पूरा ऑलमोस्ट, राइट? सो दे विल बी कमिंग बैक टू देयर नॉर्मल समर क्लोथ्स। सो हमें ये इंश्योर करना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे दिख रहे हो बट आप हेल्दी नहीं हो, तो कोई पॉइंट नहीं है आपको अच्छा दिख के भी, राइट? सो यू हैव टू एंश्योर दैट आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा हो। अब जैसे हम वेट लॉस की बात करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। सबसे पहले वो रोकेंगे रोटी और चावल को, वो उनका दुश्मन है कि नहीं, ये खा के ही मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, वो नहीं खाना हमको। सो वी हैव टू एंश्योर कि सिर्फ रोटी और चावल ही नहीं जो आपको मोटापा करे, बट बाकी चीजें, बट वो हमेशा इग्नोर करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। वो सुबह लेट उठ रहे होंगे, स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ही खराब हो रखा है उनका, और कोई रूटीन नहीं है, सुबह उठ के वॉक नहीं जाना होता है। सो ये सारे छोटे छोटे चीजें ही काफी मैटर करता है जब हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं। सो वंस दे स्टार्ट चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल, और खाना रेगुलरली नहीं खाते, अब क्या करते हैं, जैसे ही वेट लॉस की बात करते हैं तो खाना स्किप होने लग जाता है। पहले सोचते हैं कि डिनर छोड़ देते हैं, फिर डिनर छोड़ते छोड़ते उनको लगता है कि अब ब्रेकफास्ट भी छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें बहुत माइनर चीजें, बहुत लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा। आप वेट लॉस कर लोगे, फॉर श्योर कर लोगे, बट 2 महीने 3 महीने उसके बाद वंस यू स्टार्ट ईटिंग देम, आप वापस सारा वेट गेन कर लोगे, एंड देन आप फिर बोलोगे ये क्या गड़बड़ हो गया। बॉडी को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्रैश डाइट करके, बिना खाना खाए, ढंग का न्यूट्रिशन ना देके, फॉर श्योर डिजीजेस पे एंड अप करोगे आप। फिर डॉक्टर की 10 विजिट लेने लग जाओगे कि क्या हो गया, क्योंकि यू आर ऑलरेडी न्यूट्रिशन डेफिसिट। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, जब भी आपको लगता है आप ओवरवेटेड हो, यू शुड कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन फॉर योर वेट लॉस। गूगल करके मिल जाएगा फॉर श्योर, बट इट इज जस्ट अ स्पेसिफाइड डाइट प्लान, वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा। मेरा टिप यही रहेगा कि यू शुड ऑलवेज ईट रेगुलर,
डोंट स्किप योर मील, कभी अपने खाने को मत छोड़ो, और पानी वगैरह अच्छे से इनटेक रखो, और चावल और रोटी आपका दुश्मन नहीं है, यू शुड ईट, बट यू शुड नो कितना खा रहे हो आप। एक इंसान की बॉडी के रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 रोटी का होगा, बट वो 4 रोटी खा रहे हैं, तो दे कैन कट डाउन दैट पोर्शन साइज। हाँ, तो वेट लॉस का मतलब थोड़ा कैलोरी डेफिसिट करके, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू लीव एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू लीव योर फेवरेट फूड। बट जनरली लोग यही करते हैं कि भाई नहीं, मुझे ये सब खाना छोड़ना है, बाहर का नहीं खाना, सोशलाइज मतलब करना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, which is wrong. Which is not required. Actually, it is not required. So weight loss को जब हम consider करते हैं, so 80% of your diet plays and 20% of your exercises. So जब भी weight loss करने का आपका plan है, या आपको overweighted है, या आपको लग रहा है कि आपको weight loss करना है, so ensure आप diet के साथ साथ exercise भी करना जरूर, और ये नहीं कि आपने सिर्फ diet कर लिया और exercise नहीं कर रहे, या exercise करके diet नहीं किया, then also there won't be much difference in your weight loss journey. बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली। आज हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर अपर्णा मतिवनन, और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और बदलते मौसम में हमारा क्या खान पान होना चाहिए, और किस तरह से फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज हमें आपसे पता चली। आप स्टूडियो में आई और इतनी सारी बात आपने हमारे लिसनर्स के साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम में आगे सुनिए एक और भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीषा सिंघल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं अपोलो एंड मेट्रो हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और आज का हमारा विषय है मनोरोग की पहचान और उपचार। तो आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में डॉक्टर मनीषा। धन्यवाद शाली जी। तो ये जो हमारा विषय है ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि फिजिकल या शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लक्षण दिखाई देते हैं, पता भी चल जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसमें आगे कैसे इसको सही करने के लिए कैसे डॉक्टर से मिलना है, कैसे बात करनी है, क्या उपचार कराना है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमने आपको स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मनोरोग के क्या आंकड़े हैं? देखिए, अभी तो हम अगर बात करें जो कोविड, इसके चलते डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस भी काफी बढ़े हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन 15 से 29 साल के उम्र के बीच में जो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, वो सुसाइड ही है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखिए तो उसमें 8 लाख लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं। और मतलब इन आंकड़ों के बेस पे कहा जा सकता है कि एक इंसान हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर रहा है, जो कि काफी गंभीर है। और ये सारे आंकड़े WHO के अनुसार ही यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। और हर डेथ एक ट्रेजेडी होती है, केवल क्लोज्ड वंस के लिए नहीं, बल्कि एक और फैक्ट है कि अगर एक इंसान सुसाइड करता है तो उस सुसाइड के बारे में सुन के या उसको देख के 6 से 7 लोग और प्रभावित होते हैं। उनको ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का थॉट मिलता है अगर वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है किसी भी चीज को लेके। और अलावा इसके अगर फैक्ट्स की ही बात करें तो 77% ग्लोबल सुसाइड्स होते हैं वो लो एंड मिडिल क्लास इनकम वाले जो कंट्रीज हैं उनमें पाए जाते हैं। और मोस्टली कॉमन मेथड्स अगर हम देखें तो उसमें पेस्टिसाइड, सेल्फ पॉइजनिंग इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन वे टू कमिट सुसाइड। डॉक्टर साहब, आपने जो आंकड़े बताए सच में वो काफी कहना चाहिए भी हमारे मन में लाते हैं, लेकिन निराशा हमें ना आने देनी है, ना हमारे जो भी लिसनर है, हमारे श्रोता है, उनमें भी नहीं आने देनी है, क्योंकि निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से आत्महत्या को रोका जाए। सरकारी प्रयास हो रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र भी इसमें काफी प्रयासरत है, इसलिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं आई है। तो अगर जैसे आपने अभी बोला कि कोविड के दौरान ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, तो क्या कारण आपको लगता है ऐसा हुआ? आइसोलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। आइसोलेशन, जो इंसान है वो एक सोशल प्राणी है, और सामाजिक रूप से अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो अपने निजी लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहा है। कुछ दिनचर्या, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, जो रूटीन एक्टिविटीज जो उनको बिजी रखती हैं, जो हमें मेंटली ऑक्यूपाइड रखती हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें लो फीलिंग जो होती है, कब माइल्ड डिप्रेशन में, कब मॉडरेट में और कब सीवियर में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये एक रीजन है। प्लस
फैमिली आजकल का जो दौर है उसमें फैमिली के 4 ही सदस्य हैं, जो जनरली आजकल कोई भी एक आप न्यूक्लियर फैमिली देखें तो उसमें 4 लोग ही होते हैं, माँ बाप और 2 बच्चे। उनको आपस में एक दूसरे के साथ रहने की आदत भी छूट गई है। वो एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज ये डीएसएम में भी मेंशन्ड है कि अगर आप आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से किसी भी तरह की आपको अग्रेशन या डिप्रेशन, इस तरह के इमोशंस आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका रूटीन उससे अफेक्टेड है तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में भी हम नहीं रह पा रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चैलेंज जो ऑनलाइन स्टडीज है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, या कुछ लोगों का जॉब छूट गया है कोविड के चलते। कोविड से पहले भी अगर आप देखिए तो सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह के केसेस या लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या इससे वो जो ग्रीफ होता है वो कब आपको डिप्रेशन तक और कब डिप्रेशन के आगे सुसाइड तक ले जाता है आपको नहीं पता चल पाता है। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है ये पहचानना कि कब ये डिप्रेशन जो हुआ है इससे में अब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी इस समय किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। ये कैसे पहचाने? देखिए, अगर हम छोटे बच्चों की और यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हैं, तो आजकल बच्चे भी बचपन से, मोस्टली बच्चे, सारे नहीं, काफी सेंसिटिव हो गए हैं। अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो कम्युनिकेशन है वो घर के मेंबर्स से आपस में लोग का थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स अगर नहीं बन रहे हैं तो रिजेक्शन बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर जो एक बेसिक नेचर होती है हर इंसान की, अगर वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रही है, जिसमें कुछ लक्षण हम देख सकते हैं, जैसे नींद ज्यादा आना, किसी को नींद कम आना, या किसी को भूख ज्यादा लगना, तो उससे हमारा बॉडी वेट भी चेंज होता है, दिखता है हमें। किसी का बॉडी वेट कम हो जाता है, या फिर इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, या हम छोटी छोटी बात पे अग्रेशन इतना ज्यादा दिमाग में रहता है कि छोटी सी भी बात हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक तो पेशेंस बहुत कम हो रही है। तो इस तरह के बेसिक चेंजेस अगर हमें दिख रहे हैं तो नेचुरली हमें गुस्से का या उस मेंबर को या उस फ्रेंड को अपने अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें उससे बात करनी चाहिए और उससे हम सुसाइड के बारे में, अगर वो सुसाइड मेंशन करता है ये वर्ड, तो नेचुरली हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए ये वर्ड मेंशन अपनी तरफ से करने का, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सुसाइड के बारे में हम बात करेंगे तो उसको वो और थॉट्स आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम जिस थॉट को सप्रेस करना चाहते हैं वो थॉट हमें और ज्यादा आता है। तो अगर किसी ने भी कभी कुछ ऐसा मेंशन किया कि नहीं मैं जीना नहीं चाहता, या मेरे लिए बचा ही क्या है लाइफ में, या अगर मतलब वो कुछ नेगेटिव अगर कुछ अपने बोला लाइफ के बारे में, किसी भी तरह से वो नेगेटिव अगर बात कर रहा है आपका करीबी या कोई भी, आपको उससे, या अगर आप नहीं बात कर सकते हैं तो उसको किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए, और अगर उसमें द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल तो फिर आप अपने ही किसी नजदीकी से जो उसके भी करीब है उनके थ्रू आपको बात करनी चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, मतलब वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वहाँ अकेलेपन के कारण उसका वो डिप्रेशन जो भी है वो और बढ़ जाए और एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए वो मजबूर हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत मजाक में बहुत गहरी बात बोल देता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उस समय आप ना भी बात करें लेकिन बाद में जरूर उनसे बात करनी चाहिए। ये और बताइए डॉक्टर मनीषा कि अगर पहचान भी लेते हैं, जैसे घर के मेंबर्स हैं कि भाई बच्चे को ऐसी परेशानी हो रही है, या किसी यंग एडल्ट को हो रही है, या किसी को भी घर के फैमिली मेंबर को इस तरह की मानसिक परेशानी हो रही है, तो वो जब आपके पास आता है तो किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं? देखिए, एक तो अगर जिनको भी जरूरत है, ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग से ग्रसित है और इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो एक चीज तो ये कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स जो भी करीबी हैं वो साथ में जरूर होने चाहिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कुछ हिस्ट्री हम उनके नजदीकियों से भी लेते हैं जो द पर्सन डजंट मेंशन देमसेल्व्स, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के बजाय हमें उन्हें थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में, या उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, या अगर वो घर पे नहीं रह रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स के साथ में किस तरह का उनका इक्वेशन चल रही है, या कोई रिलेशनशिप इश्यूज तो नहीं है, कुछ ब्रेकअप तो नहीं हुआ है, कोई जॉब तो नहीं छूटा है। तो इस तरह के जो कॉमन चीजें हैं जिससे जनरली अगर आप किसी को भी दुखी देखते हैं तो फर्स्ट थॉट आपको क्या आता है? 5-6 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक चीज हुई होगी। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करता है और वो इंसान जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हिस्ट्री में जरूर मेंशन कर ही देता है, जिससे हम नेक्स्ट लेवल बातों पे पहुंच
पहुंच जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है डॉक्टर साहब कि जिसको परेशानी है, मानसिक परेशानी है या कोई मानसिक रोग है, तो वो खुद डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं प्रयास करता। तो ऐसी स्थिति में घर वाले क्या करें? तो हम पहले घर वालों को ही काउंसिल करते हैं कि कुछ चीजें ऐसे जो उनको पसंद थी कभी, या हम अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन घर वालों की ईगो या मे भी कुछ ऐसी इक्वेशंस चल रही हैं कि घर वाले भी नहीं उनको सुनने के लिए तैयार है, तो हमें सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट ठीक करना। सबसे पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि एक हार्मोनियस, एक प्लेजेंट, शांत एनवायरनमेंट हम घर का बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट कि हम उन्हें सुने, या हम जनरल कोई मूवी भी अगर देख रहे हैं तो कुछ भी अगर उनकी रिएक्शन आती है तो उस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करें, जनरल बात करें। जनरल बात के थ्रू हम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या हम कोई भी ब्लेम उनको ना करें, या ये नोटिस करें कि किस चीज पे उनको गुस्सा आ रहा है या इरिटेट हो रहे हैं। तो एक हमें ट्रिगर पॉइंट अगर पता चल जाता है तो हम काफी हद तक पहुंच जाते हैं, एक जो कॉज है, रूट कॉज क्या है वहां तक। और साथ में इसके अगर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ जो फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है। अगर फ्रेंड्स को कुछ पता है, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया या वो परेशान है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम करके उन तक पहुंच सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई हिम टू bring to us for the counseling. तो यानी कि अगर जो इस स्थिति से गुजर रहा है, मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी काउंसिल किया जाता है, उन लोगों को भी बताया जाता है कि उसके साथ कैसे पेश आए। बिल्कुल, और एक रीअश्योरेंस, एक उनको सिक्योरिटी देना, क्योंकि इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर रहता है किसी ना किसी वजह से। अगर वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है या डिप्रेशन में है, जहां से शुरू होता है उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें बात जरूर करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन से हम उनके मन तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं चुप रहने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पर हाँ, जो इंसान परेशान है उनको हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बात ना करें, उनको सुनने की कोशिश करें, जज ना करें। अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो एकदम से अपनी रिएक्शंस ना दें, समझने की कोशिश करें, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि हाँ, एटलीस्ट समवन इज अराउंड जो मुझे सुनने के लिए तैयार है, मुझे समझने के लिए तैयार है। क्योंकि जो सुसाइड जो ये स्टेप है, ये बहुत ही इम्पल्सिव एक रिएक्शन होती है, सडनली ऐसा होता है। बहुत प्लानिंग के साथ जो लोग करते हैं वो नहीं कर पाते। उस रिएक्शन को हमें रोकने के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उनके इर्द गिर्द साथ में रहें और किसी ना किसी तरह का उनसे कम्युनिकेशन हमें करते रहना चाहिए। तो आज की जो हमारा ये बातचीत हुई उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो समस्या है, यानी कि आत्महत्या जो भारत में बढ़ रहा है, ये रोग, इसको मनोयोग भी कह सकते हैं। इसको पहचाने कैसे, इसका उपचार कैसे करें, ये सारी बातें हमने करी। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सतर्क रहना है, अपने आपस में एक वार्तालाप की जो चेन है, एक कम्युनिकेशन के जो तार है वो जुड़े रहने चाहिए। और अगर इस तरह के कोई सिम्टम लगते हैं आपको, अपने साथी में, अपने फ्रेंड में, अपने घर में, अपने परिवार में, किसी के साथ भी आपको अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि मनोरोग की तरफ जो इशारा करते हैं, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले आप कोई संदेश देना चाहें हमारे उन श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? सुसाइड इज अ परमानेंट रिस्पॉन्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर टेम्पररी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स टेम्पररी ही होती हैं। सुसाइड एक परमानेंट रिएक्शन है, परमानेंट रिस्पॉन्स है, जिसका कोई रिवर्स गियर नहीं है। अगर आप चले जाते हैं इस दुनिया से तो एक फैक्ट आप हमेशा जान लीजिएगा, चाहे आप किसी भी वजह से जाते हैं, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। भगवान की एक बहुत बड़ी नियामत है ये जिंदगी। इस अनमोल जिंदगी को हमें हंस के खुश रहकर जीना है। इसमें परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, जो इसका पार्ट होते हैं। तो इसको हमें समझ के, सुलझा के आगे बढ़ना है। नहीं सुलझता है तो डॉक्टर साहब आपकी मदद के लिए हैं। बिल्कुल, और अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को आप यूज करिए। अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं, लेकिन खत्म करना अपनी लाइफ कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे साथ आज स्टूडियो में रही डॉक्टर मनीषा सिंघल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं, अपोलो एंड मेट्रो हॉस्पिटल नई दिल्ली में। विषय था हमारा आज का मनोरोग की पहचान और उपचार। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी अपने श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। नमस्कार।